यहाँ पे हमको क्या करना है, कोलाइडी विलेन बनाने की विधियाँ देखनी है। अब कोलाइडी विलेन जो है वो आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई स्पेशल विलेन नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि आप सोचो नहीं कोलाइडी विलेन है, कोई अलग सा प्रोसेस होगा। सिंपल सा एक विलेन है जिसको क्या कर दिया गया, कोई इस तरह का अगर विलेय घोल दिया गया है जिसके कणों के आकार थोड़े से क्या हैं, ज़्यादा हैं, विलायक से अगर थोड़े से ज़्यादा हैं विलेय के कणों के आकार, तो वो क्या बनाएगा, एक कोलाइडी विलेन बनाएगा। जैसे एग्जांपल आप देख चुके हैं, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, ये सब क्या हैं, कोलाइडी विलेन है। ठीक है। पायस के अंतर्गत जैसे दूध भी क्या है, एक कोलाइडी विलेन ही है। समझने वाली बात, किन्हीं दो चीज़ों का वो मिक्सचर है, ऐसा मिक्सचर है जिसमें दोनों के आकार अलग अलग हैं। धुआं, ठीक है, धुआं जानते हैं ना, धुंध, कोहरा, तीनों चीज़ें जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अलग अलग। ठीक है, धुंध अलग होती है, कोहरा अलग होता है। समझ रहे हैं। धुंध का मतलब ये होता है कि एयर में यानी वायु में ठोस के कण आ गए हैं। अगर धूल चलती है बहुत, नहीं कहते धुंध चल रही है। जबकि आपने देखा होगा कोहरे में क्या होता है, हाँ, जब आप आते हैं तो आपने देखा होगा जाड़ों में, पता चला आ रहे हैं, शर्ट भीग गया या जो पहने हुए हैं जैकेट वैकेट वो भीग गई, तो इसका मतलब क्या है कि है तो वो एयर, है तो वायु, उस वायु में लिक्विड की ड्रॉपलेट्स मिली हुई हैं। समझ रहे हैं। अगर गैस में ठोस घुला है तो वो धुंध है, अगर लिक्विड घुला हुआ है तो वो क्या है, कोहरा है। यानी इसी तरह से ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं जिसमें कोई दो चीज़ें मिली हुई हैं जो हमको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है अलग सा, वो सारी चीज़ें क्या हैं, कोलाइडी विलेन। जैसे इधर देखते हैं तो शैम्पू, नहीं, शैम्पू भी एक कोलाइडी विलेन का एग्जाम्पल है जो कि पायस के अंतर्गत आता है। लेकिन पायस भी क्या है, एक कोलाइडी विलेन के अंतर्गत ही तो आता है। पायस हो गया, सॉल होते हैं, एक सॉल वो ओढ़ने वाले सॉल नहीं, सॉल एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है। इसी तरह से फॉर्म होता है, फॉर्म देखिए, गद्दे वाली फॉर्म नहीं बता रहे हैं, और कोई फॉर्म तो नहीं देखी कि देखी आपने देखा होगा, शेविंग वाले, दाढ़ी वाली जो बनाते हैं, पहले वो ट्यूब लगाते थे और पानी लगा के मार रगड़ते थे खूब, तब जाके वो झाग जैसी निकलती थी। इस समय हो सकता है आपने देखा हो, कोई ज़रूरी नहीं कि देखा हो, इस समय आपने देखा होगा एक स्प्रे सा होता है, स्प्रे करेंगे तो मार उसमें झाग जैसी निकलती है। अब वो खूब सारी झाग निकली, लेस दिन यहाँ पे ऐसे, अब उसके बाद क्या कर दी, दाढ़ी बना दी। या आपने एक और देखा होगा, शादी बारातों में एक स्प्रे उड़ा देते हैं लोग, सफ़ेद सफ़ेद सा मार, वो भी क्या है, फॉर्म का ही एग्जाम्पल है। हाँ, बिल्कुल माना जाएगा। यानी कोई भी ऐसा विलेन जो दो चीज़ों से मिलकर बना हो, जिसमें कणों के आकार अलग अलग हों, क्या होगा, वो एक कोलाइडी विलेन होगा। बस फर्क, अब इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, समुद्र का जल भी कोलाइडी विलेन है। समझ रहे हैं। हमें पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन उसमें क्या है, लवण घुले हुए हैं ना, NaCl, KCl, ये सारे लवण क्या हैं, घुले हुए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कोलाइडी विलेन के अंतर्गत आती हैं। यानी कोई भी विलेन जिसमें दो चीज़ें घुली हुई हों, विलेन है तो जाहिर सी बात है दो घुली ही होंगी, दो चीज़ें घुली हुई हों, बस फ़र्क ये है कि जिसमें विलेय और विलायक के कणों के आकार थोड़े अलग अलग हों, डिफरेंट हों, क्या कहलाएगा, कोलाइडी विलेन कहलाएगा। अब हमको बनाना है कोलाइडी विलेन, तो बनाने में एक तो वही सिंपल सा प्रोसेस है, किसी चीज़ को घोल दो। अब घोलने का भी तो कोई प्रोसेस होता है, नहीं कि घोलोगे तो कैसे घोलोगे। ठीक है। तो इसकी मेन दो विधियां जो बड़ी आसान होती हैं, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन, कि हम क्या करते हैं, गोल्ड क्लोराइड ले लें, सोने का क्लोराइड ले लें और उसको टिन के क्लोराइड में मिला दें। समझ रहे हैं। गोल्ड क्लोराइड यानी आरम क्लोराइड ले लें और उसको स्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2 के साथ मिला दें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमको मिलेगा उत्पाद के फॉर्म में, वो SnCl4, SnCl6 इस तरह का एक कंपाउंड मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो विलेन मिलेगा, विलेन सोने का मिलेगा,
सोने से मतलब है ये नहीं कि पूरा पानी था तो पानी सोने का हो गया। एक जो विलेन है वो गोल्ड का सॉल्यूशन मिला जाके हमको, तो वो गोल्ड का सॉल्यूशन जब मिलेगा तो गोल्ड के पार्टिकल कुछ तो बड़े होंगे पानी से, नहीं? तो जो गोल्ड का सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक क्या है, कोलाइडी विलेन है। आपने देखा होगा, ठीक है, सोना चांदी गंदा हो जाता है, नहीं? आप क्या करते हैं, मान लीजिए सोने की चीज़ है, आप गए साफ़ कराने और पैसे से तो लेता नहीं है, कि लेता है? नहीं लेता है ना, ठीक है, नहीं लेता है पैसे। यहाँ आप गोल्ड वोल्ड साफ़ कराते हैं वो पैसे नहीं लेता है, लेकिन वो समाज सेवा भी नहीं कर रहा है। आप सोच रहे हो बैठा तो यार दिन भर रहता है बेचारा, साफ़ भी करता रहता है, लेकिन पैसे नहीं ले रहा है, ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं पैसे तो नहीं ले रहा है, लेकिन वो HNO3 एसिड में आपके सोने को डुबो के साफ कर रहा है, सोना ले रहा है सीधे सीधे, ठीक है? जब उसने उसमें घोला है, उस एसिड से साफ़ किया है, तो एसिड क्या करता है, कुछ काटता है सोने को, जो गंदगी है, मैल के साथ साथ कुछ सोने के अंश भी काट लेता है, तो वो भी जो उसके पास मिल रहा है वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा है। अब वो क्या करता है, 2-4-5 दिन तक साफ़ करी उसने। अब अगर 2-4-5 दिन तक साफ़ करी उसने, फिर 5 दिन बाद उसने उस HNO3 को फिल्टर किया, फिल्टर कराया, जो कुछ भी कराया, अगर उसमें 1 ग्राम भी सोना निकल आया, अगर 1-2 ग्राम भी सोना निकल आया, तो मजदूरी से तो बहुत बेहतर है, नहीं भाई? अगर 1 ग्राम भी उसने एक सप्ताह में, अगर 1 ग्राम भी सोना निकाल लिया, तो इस समय 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी? 5,000। 5,000 ही तो है 1 ग्राम सोने की कीमत। अगर उसने 5 दिन में या 1 सप्ताह में 5,000 का सोना निकाल लिया, तो रोज़ की मजदूरी कितनी पड़ी? 1,000 रुपये। 30,000 रुपये महीने का उठा रहा है वो, समझ रहे? वो तो उसकी क्या सैलरी है, लेकिन आपको लग रहा है कि समाज सेवा कर रहा है। पता 10 बार सोने की चेन है, दुला दो सोना गायब, फिर खाली गिन्नी पहने घूमोगे, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह से हम क्या करते हैं, विलेनों को प्राप्त कर लेते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसमें हमने ऑक्सीकरण करा के विलेन को प्राप्त किया है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपचयन करा के विलेन को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग लिख लीजिए, अपचयन विधि। विधियों में पहली हेडिंग है अपचयन विधि, ठीक है? तो लिख लीजिए अपचयन विधि है, इसमें लिखिए कुछ पदार्थों के कोलाइडी विलेन उनके जलीय विलेन में उनके लवण के अपचयन, यानी उसी धातु का साल्ट हो, उनके लवण के अपचयन से प्राप्त किए जाते हैं जैसे गोल्ड क्लोराइड के विलेन को स्टेनस क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड के विलेन को स्टेनस क्लोराइड के विलेन के साथ अपचयित कराने पर गोल्ड का बैगनी रंग का विलेन प्राप्त होता है, जो कि कोलाइडी विलेन का उदाहरण है।
जो कि कोलाइडी विलेन का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए ज़रा रिएक्शन को। ये हमने क्या लिया है, गोल्ड का क्लोराइड है। ये क्या है, गोल्ड क्लोराइड है। और ये क्या है, स्टेनस क्लोराइड यानी टिन का है, स्टेनस क्लोराइड। जब इन दोनों की क्रिया कराई गई तो स्टेनस का क्लोराइड ही प्राप्त हुआ, बस ये +2 वैलेंसी के साथ था, ये वाला +4 वैलेंसी के साथ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से SnCl4 ये भी आपका स्टेनस का ही क्लोराइड है, एक स्टेनस है एक स्टेनिक है। ठीक है, ये जो है ये स्टेनस क्लोराइड है और ये क्या है, स्टेनिक क्लोराइड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अस का मतलब कम होता है, अस कम इक ज़्यादा। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, आ छोटा होता है पहले आता है, नहीं पढ़ा भी जाता है ज़्यादा, क्या कहते हैं, छोटा आ। ठीक है, तो ये क्या है, आप पहले आ रहा है तो इसका मतलब कम है, ई बाद में आ रहा है, आ के बाद में ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब इसका मान ज़्यादा है। तो अस का मतलब कम, इक का मतलब ज़्यादा। स्टेनस वैलेंसी +2 है, अस है यानी स्टेनस है, वैलेंसी +4 है मतलब स्टेनिक है। तो अगर इसको लिखेंगे तो ये कौन सा क्लोराइड है, स्टेनिक। ज़रूरत नहीं है इनकी बहुत लिखने की, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं स्टेनिक क्लोराइड। और बना क्या साथ में, क्या बचा, देखिए 3 Sn निकल गए, 4 3 12 Cl निकल गए। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12 ही Cl तो थे, तो Cl तो बचा नहीं, तो केवल क्या बचा, Au बचा। कितना, 2 थे, 2 U। यही क्या है, बैगनी रंग का विलेन है। ठीक है, जो कि किसका एग्जाम्पल है, कोलाइडी विलेन का एग्जाम्पल है। लिख लीजिए रिएक्शन को, केवल रिएक्शन लेनी है, ऊपर वाला तामझाम ना लिख लेना। ठीक है, ये जो है क्या है, कोलाइडी विलेन है। ये जो बैंगनी रंग का विलेन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, देख नहीं रहे हैं, लिखा है। ठीक है, वो क्या है, कोलाइडी विलेन है। लिख लिया, अगली विधि डाल लीजिए, ऑक्सीकरण विधि। अगली है ऑक्सीकरण विधि। जैसे ये अपचयन है वैसे ही ऑक्सीकरण है। अपचयन कैसे है, जान जाएंगे ना सभी लोग, कैसे अपचयन है, कैसे। ये हमने कहा कि अपचयन की क्रिया है। कैसे अपचयन की क्रिया है बताइए। देखिए सुन लीजिए, ध्यान से जान लीजिए, इसको तो जानते हो, ये कितने हैं, 3 है। जब कोई कंपाउंड बनता है तो शायद इतना पता होगा, जैसे Au है और Cl है, Au की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 3, तो ये क्या बनेगा, ऐसे Au के साथ 1 और Cl के साथ 3। जैसे कैल्शियम Ca है, कितनी होती है, +2 होती है, Cl +1 होती है, क्रॉस कर दीजिए तो Ca कितना, 1 और Cl कितने, मतलब CaCl2 ही सूत्र होगा कैल्शियम क्लोराइड का। Na सोडियम, ये क्या है के साथ है, कैल्शियम का क्लोराइड है तो CaCl2। सोडियम का ले लें, Na और Cl, इसकी वैलेंसी +1, सोडियम की भी कितनी, +1, दोनों को मिला दीजिए। Na की भी 1
और Cl की भी एक सूत्र क्या हो गया Na। इसी तरह से सूत्र बनते हैं, वो एक बहुत बड़ा काम नहीं है ये कि आप ये कैसे जान पाओगे कि यार सोडियम के साथ NaCl बनता है, कैल्शियम के साथ CaCl2 बनता है, Zn के साथ CaCl2 बनता है, एल्युमिनियम के साथ AlCl3 बनता है। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है इसमें, बस सिर्फ क्या है वैलेंसी का खेल है। एल्युमिनियम कितना होता है, कैसे होता है ये भी शायद जानते होगी, 13 होता है, 2,8,3 कितना है वैलेंसी, 3 है। वैलेंसी जानना तो बड़ा आसान है। आउटर मोस्ट शेल की संख्या या जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, अगर बाहरी कक्षा में 6 हैं तो कितने का आदान प्रदान होगा, 2 का, 6 का नहीं। तो वैलेंसी 6 नहीं बल्कि कितनी, 2। और ऑक्सीकरण संख्या -2। वैलेंसी और ऑक्सीकरण संख्या में यही अंतर है, वैलेंसी मात्र एक संख्या है और ऑक्सीकरण संख्या चिन्ह सहित प्रमाण है उसका। ऑक्सीकरण संख्या प्लस माइनस में होती है और संयोजकता क्या होती है, केवल संख्या में होती है। संयोजकता जैसे 2 है तो इसका मतलब 2 है। ऑक्सीकरण संख्या +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। जैसे कैल्शियम लिया हमने तो कितनी, +2। ऑक्सीजन ले लो, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन लिया तो कितना होता है, 8, 2,6, 6 हैं, कितने चाहिए, 2 चाहिए स्टेप पूरा करने के लिए, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2। ऑक्सीकरण अवस्था -2, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए +3 है ये, सॉरी 3 है, Cl होता है माइनस का, तो ये क्या आएगा, +3। Au की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, +3। यहाँ स्वतंत्र अवस्था में रखा है, स्वतंत्र अवस्था में जब भी कोई तत्व रखा होगा तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0। तो कितने से कितनी हो गई, 3 से 0 हो गई, घटी की बढ़ी, घटी ना। और जब ऑक्सीकरण अवस्था घटती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन यानी अपचयन बोलते हैं। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो उसको ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण बोलते हैं। कुछ अपक्रियाएं रेडॉक्स की होती हैं। रेडॉक्स का मतलब है, अगर इसको हम तोड़ दें तो रेड प्लस ऑक्स, अब वही चीज़ है, लाल बैल मत बता देना, ये रेड ऑक्स मतलब लाल और ये बैल, लाल नहीं, रिडक्ट, RED का मतलब है रिडक्शन, मतलब अपचयन, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। यानी कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा हो और ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, ठीक है। जैसे यही एक अपक्रिया है, रेडॉक्स ही है, इसका अपचयन हो रहा है तो जाहिर सी बात है SN की वैलेंसी +2 थी, यहाँ पर +4, +2 से +4 जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक का अगर अपचयन होगा तो दूसरे कंपाउंड का तो ऑक्सीकरण होना ही होना है। तो अधिकांश रिएक्शन रिडॉक्स ही होती हैं ज़्यादातर। चलिए अब ऑक्सीकरण में लिख लीजिए, विधि डाल लीजिए, ऑक्सीकरण विधि, ठीक है। तो लिखिए थोड़ा सा, कुछ पदार्थों के कोलाइडी विलयन, कुछ पदार्थों के कोलाइडी विलयन ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कुछ पदार्थों के विलयन ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जैसे H2S का, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन जोड़ना, जैसे H2S का ऑक्सीकरण करा देने पर, H2S का ऑक्सीकरण करा देने पर सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। लिख लिया। चलिए एग्जांपल देखिए, H2S, ठीक है, इसका क्या करा दें, ऑक्सीकरण करा दें तो H2O निकल जाएगा, लेकिन 2 ही है तो इसको हम डबल कर लें, कितने 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन बचा,
बचा क्या, सल्फर बचा ना, कितने, 2, तो 2s, H2 नहीं होता सल्फर में, सल्फर ऑक्टा होता है, S8, समझ रहे हैं, जैसे O2 होता है वैसे H2 नहीं बनता है वो ज़्यादातर, वो S8 के फॉर्म में बनता है। तो यहाँ से देखा गया सल्फर क्या बनेगा 2s, ये क्या है सल्फर का, लिख लीजिए रिएक्शन, सल्फर का कोलाइडी विलयन, सल्फर का कोलाइडी विलयन। लिख लिया। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लिखिए कोलाइडी विलेनों के गुण। कोलाइडी विलेनों के गुण, ठीक है, कोलाइडी विलेनों के गुण हैं तो लिख सकते हैं कोलाइडी विलेनों के निम्नलिखित गुण होते हैं। कोलाइडी विलेनों के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1 गतिज गुण, नंबर 2 प्रकाशिक गुण, वैद्युत गुण, भौतिक। गतिज गुण में मुख्यतः ब्राउनीगत में टिंडल प्रभाव, ठीक, ये गुण लिखिए जरा, देख लिया। गतिज गुण है ब्राउनी गति, प्रकाशिक गुण टिंडल प्रभाव, वैद्युत गुण भौतिक गुण, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए अभी आपको बताया हमने कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कोलाइडी विलेनों के गुण बताइए, समझ रहे हैं हमारी बात, इम्पॉर्टेंट बहुत है ये, लेकिन ये कभी आपसे नहीं पूछेगा कि कोलाइडी विलेनों के गुण बताइए। ये भी कभी नहीं पूछेगा कि कोलाइडी विलेन के प्रकाशिक गुण की व्याख्या करिए, कोलाइडी विलेन के वैद्युत गुण की व्याख्या करिए, कोलाइडी विलेन के गतिज गुण की व्याख्या करिए। फिर आप सोच रहे होंगे इम्पॉर्टेंट किसा है, इम्पॉर्टेंट है पूछा जाता है, ब्राउनी गति पूछी जाती है, समझ रहे हैं, जो बहुत पूछा जाता है ब्राउनी गति। टिंडल प्रभाव लगभग आप हर साल का पेपर उठा के देखिए, टिंडल प्रभाव आपको मिलना ही मिलना है। तभी कह रहे हैं कि इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा, इस चैप्टर से एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरा का पूरा चैप्टर। तो इसमें क्या पूछा था, टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं बताइए, ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं। तो पहले ज़रा इनको समझ लीजिए, लिखा लिखा तो बाद में देंगे, ठीक है। देखिए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं इनको। अब देखिए पहला है गतिज गुण। गतिज का मतलब समझते हैं, मोशन, ये तो भाई गतिज गुण का मतलब काइनेटिक प्रॉपर्टी, यानी कोई भी ऐसा गुण जो उसकी किससे संबंधित हो, गति से संबंधित हो, क्या कहलाएगा गतिज। गति में होता क्या है, चलना, हिलना डुलना, यही तो सब गति है, समझ रहे हैं। अब गतियाँ डिपेंड करती हैं कितनी तरह की हैं, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन है, स्थानांतरी गति है, कि रोटेशनल मोशन है, कि वाइब्रेशनल मोशन है, यानी आप ये कह सकते हैं गतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन चल रहा है तब भी वो किसके अंतर्गत आएगा, गति के अंतर्गत ही आएगा। वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, कंपन जिसको बोलते हैं, कंपन हो रहा है तब भी क्या है, गति के अंतर्गत ही आएगा। घूम रहा है तब भी किसके अंतर्गत आएगा, गति के अंतर्गत ही आएगा।
तो देखिए कोलाइडी विलेन जब देखे गए तो कोलाइडी विलेन में एक साइंटिस्ट थे, नाम सुना होगा, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ब्राउन उनका नाम था। अब ये बाहर के नाम है तो ब्राउन है, अपने यहाँ तो भूरे, यही तो होता है भूरे। तो आप ये कह सकते हैं वहाँ थे, बाहर के हैं तो ब्राउन है। ठीक है, पता चला ब्लैक भी हो कोई, यहाँ हो तो कल्लू। ठीक है, कल्लू हैं, भूरे हैं, इस तरह से। तो थोड़ा सा ये नाम का असर है। तो आप ये कह सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन थे। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, जब इसका अध्ययन किया, ठीक है, तो ये पाया कि जो इनकी गतियां हैं, जो जैसे पानी लीजिए आप, ठीक है, ऐसा एग्जांपल बता रहे हैं जो आप आराम से देख सकते हो। पानी लीजिए आप, ठीक है, पानी को क्या करिए, गर्म करना शुरू करिए। पानी को गर्म करिए, क्या होता है, हाँ खौलने लगता है। ठीक, कुछ भी बोल लो यार, खौलने लगता है, उबलने लगता है, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर खौल रहा है या उबल रहा है तो आपने देखा होगा पहले तो ये यहाँ पर कोई मोशन दिखाई नहीं पड़ता है, फिर क्या होगा, थोड़ा एकदम से पट्ट से आवाज़ आती है, सुनिए हो रहा होगा, और एकदम से कोई पार्टिकल आगे पीछे भागेगा। फिर जब थोड़ी देर बाद उबलने लगेगा ढंग से तो आप देखेंगे मार इधर उधर कर भाग रहे हैं। अभी देखिएगा, उबलना देखिएगा ढंग से, तो मार पार्टिकल्स क्या होते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने जब अध्ययन किया तो यही बताया कि जो कण हैं कोलाइडी के, क्योंकि कोलाइडी वास्तविक विलयन तो है नहीं कि उसमें पूरे के पूरे विलय के कण गायब हो गए, गुलन विलय हो गए उसमें, उनको कण अलग नहीं दिख रहे हैं। कोलाइडी विलयनों में बाकायदा अलग कण दिखते हैं। अभी प्रकाशिक गुण जब बताएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि कण कहाँ अलग दिखते हैं। तो यहाँ गतिज में देखा, उन्होंने अध्ययन किया सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो ये देखा कि जो इनके पार्टिकल हैं, इनके कण जो हैं वो कहीं सीधी रेखा में नहीं चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 20 पार्टिकल, एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बताते हैं, ये है मान लीजिए इतने कण हैं। अब इसमें कोई इनका सीक्वेंस नहीं दिखाई पड़ा कि नहीं लाइन से चलेंगे, ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं दिखाई पड़ा। जो शांत हो जाओ भाई थोड़ा सा पहले, ठीक है, आप इंटरेस्ट लीजिए, तो इधर इंटरेस्ट लेंगे तभी हमको पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। अब आप बात कर रहे हो तो हमको ये फील होता है कि इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, हम यहाँ जूझे जा रहे हैं, इतनी मेहनत किए जा रहे हैं, आप दूसरी चीज़ के मज़े ले रहे हो। ठीक है, तो आप कम से कम थोड़ा मज़ा यहाँ भी ले लीजिए, बाकी मज़े तो आप परमानेंट लेते रहेंगे। ठीक है, कुछ पढ़ाई का भी थोड़ा सा तो मज़ा ले लीजिए कम से कम। तो साथ तो हम ध्यान इधर उधर जा रहा है, जब बोलते हैं तो ध्यान उधर ही जाता है सीधे, और एक के चक्कर में सबका नुकसान हो जाता है। ठीक है, कि मान लीजिए किसी ने बोला, अब ध्यान डाइवर्ट हो गया, अब क्या हम बताने जा रहे थे यही ध्यान से उतर गया, तो अब एक के चक्कर में पूरी क्लास का नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसलिए जब समझा रहे हो, अगर आपको बात करनी है, बहुत बात करने का मन है, मन नहीं मान रहा है, बाहर अंदर से कीड़े काटने लगे, ये नहीं बोलना ही, ये बात करनी है, तो यार जब लिखा रहे हो, समझ रहे हैं, तब बोल लिया करिए, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब समझा रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हमारे लिए कंसंट्रेशन यानी, ठीक है, ध्यान के हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम समझा रहे हैं तो एक फोकस किए हुए हैं। अब आपने बोल दिया, अब हम क्या बोलने जा रहे थे हम ही भूल गए, तो आपको हम क्या बताएंगे। तो इसलिए बीच में, समझाने के बीच में मत बात करिए, बात करनी है आपको, परमानेंट बात कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत मन है, नहीं बात पच रही है कि बोलनी है, बाहर निकल जाए 2 मिनट, ठीक है, बता लो बात, हंस लो, फिर आ जाओ। कभी कोई ऐसी बात हो तो हमसे भी शेयर कर लो, हम भी हंस लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो लेकिन बीच में समझ तो लीजिए कम से कम, यही चीज़ है। देखिए, लिखना लिखाना ये तो जाहिर सी बात है, कहीं हम आपको नोट्स ही देते हैं, फोटोकॉपी करा लो जाके आप, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है जो आप यहाँ पे ट्रिक सीख रहे हो, जो आप यहाँ पे समझने का तरीका सीख रहे हो, वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लेना सबके बस की बात है, पढ़ाना कोई कठिन काम नहीं है। हाँ, लेकिन ये अलग अलग तरीक़ों से समझा लेना, सबके तरीके अलग होते हैं। कोई क्या करता है, खाली कहानी पढ़ दी उसने, हाँ ये होती है ब्राउनीगत, ऐसे घूमते हैं, ये करते हैं, वो कर रहे हैं, ब्राउनीगत हो गई, आपने लिख ली, काम हो गया।
अब यहाँ हम अलग अलग तरह से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ नहीं रहे हो। वही चीज़ें अगर एग्जाम्पल से आप समझ लोगे फिर आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर वो निकलनी नहीं है। और याद करोगे, खाली परिभाषा रटोगे, ये सब करोगे, रुक नहीं रख सकती, चाहे जितना आप चैलेंज कर लो। आप आज याद कर लो, हम आपको 4 बार रटा दें परिभाषा, 3 दिन बाद पूछेंगे आपके दिमाग से उड़ जाएगी। और ये जो समझ लोगे प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दिमाग में बैठ जाता है। फिर आपको 4 दिन बाद भी पूछेंगे, मान लो नहीं आया, जरा सा किसी ने हिंट दी, पूरा याद आ गया, अच्छा ये वाला प्रोसेस था। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने ये चीज़ बताई थी। अब ये हुआ कि जैसे इसमें कण है, मान लीजिए कुछ कण है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने जब इसका अध्ययन किया तो ये पाया कि जो इसके कण हैं वो किसी निश्चित क्रम में नहीं चल रहे हैं, कि लाइन से नहीं जा रहे हैं, इधर इधर इधर, मतलब चाहे कहने हो चाहे जो कुछ हो, मतलब ये क्रम इनका कोई नहीं, वो चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए चलते चलते, जैसे आपने देखा होगा जानवर होते हैं रोड पे घूमा करते हैं, इस समय बहुत घूम रहे हैं। अब उनसे ये नहीं पता, इसीलिए कहते हैं बच के चलना चाहिए। क्यों? मतलब खड़ा है, आप बाइक निकाल लो, कार निकाल लो, अब उसको क्या पता किधर घूम पड़ेगा। आप पीछे से निकाल लो तो पहले पीछे ही पड़ गया, तो क्या करोगे? वही चीज़ इनके साथ हुई कि ये चल तो रहे थे आराम से, लेकिन कब कहाँ मुड़ जाएंगे कोई सिस्टम ही नहीं था। कोई इधर भाग पड़ा तो कोई इधर भाग पड़ा, ठीक है, कोई इधर भाग पड़ा। अब इसको मैनेज करना बड़ा कठिन है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया कि जो कण हैं कोलाइड के पदार्थों के, वो कहीं सीधी रेखा में या कहीं नहीं घूमते हैं, वो जिग जैग मोशन करते हैं। ठीक है, जिग जैग मोशन करते हैं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी और अनियमित और अनियंत्रित गति करते हैं। मतलब कोई उनका ऑर्डर नहीं है, पता चला ऐसे जा रहे हैं भाग पड़े दूसरी तरफ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, देखा और रोड पे कहीं घर से भागेंगे, इधर भागे उधर भागे, उधर भागे उधर भागे, पता चला सबको लड़ा दिया आपस में। ठीक है, यानी जिग जैग मोशन का मतलब है कोई फिक्स नहीं है कहाँ क्या है। अपने यहाँ के मोशन भी जिग जैग ही हैं। शायद बताया हुआ एक चीज़ एक बार, ठीक है, ऐसे ही जोक टाइप है। अमेरिका से एक आदमी आया, ट्रैफिक के लिए बुलाया गया, तो भैया तुम्हारे यहाँ कभी एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, ज़रा हमको भी नियम सिखा दो ट्रैफिक के, कि हम भी कैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट करें कि थोड़ा कम एक्सीडेंट हो। उसको ले जाके चौराहे पे खड़ा कर दिया। अब जब उसने देखा उसी पे ट्रक आ रहा है, उसी पे बस आ रही, उसी बैलगाड़ी आ रही, उसी साइकिल आ रही। अब वो खुद पूछ रहा, भैया हमको तरीका बता दो, हमारे यहाँ तो सब लेन अलग अलग हैं, बाइक इस पे चलनी है, ये इस पे चलनी है, इस पे चलनी है, तो एक्सीडेंट कम होते हैं। तुम हमको तरीका बता दो कि एक ही रोड पे सब कुछ निकाल दें और एक्सीडेंट कम हो। भाई ट्रक है, कार है, बहुत स्पीड में चलती है, डल्लफ है, पता चला बैलगाड़ी बड़ा धीरे धीरे चल रही। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर पाना बड़ा कठिन काम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे जब आपने देखा तो ये जो मोशन है इनके बीच का, वो क्या है? जिग जैग मोशन है। जिग जैग मोशन का मतलब है अनियमित गति है। कोई नियम कायदे कानून नहीं है कि 5 मिनट आगे चलेगा फिर तिरछा होकर भागेगा और फिर वापस आएगा। कहीं भी मुड़ सकते हैं, ठीक है, पता चला ऐसे ऐसे, पता नहीं कहाँ कहाँ मुड़ जाएं आपस में, यानी जिग जैग मोशन इसको बोलते हैं। और ब्राउन के नाम पर इसी गति को क्या कह दिया गया? ब्राउनी गति कह दिया गया। तो ब्राउनी गति बहुत पूछी जाती है कि ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं। तो ये कहा गया कि जो कोलाइडी विलेन है, कोलाइडी विलेनों के कण अनियमित और अनियंत्रित टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, उस गति को ही हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। यही आपका कोलाइडी विलेनों का गतिज गुण है। ठीक है, इसी तरह से अगला गुण कौन सा है? प्रकाशिक गुण। ये भी प्रकाशिक गुण भी नहीं पूछा जाता है डायरेक्ट फॉर्म में। प्रकाशिक गुण भी पूछना होता है तो क्या पूछते हैं? वो टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया था उसको ज़रा समझिए ध्यान से। आपने कभी देखा होगा, कभी धूप हो बहुत, समझ रहे हैं, और खिड़की हो, खिड़की में एक छोटा सा छिद्र हो या सुराख हो, तो आप देखेंगे क्या दिखेगा आपको? कुछ दिखता है? ऐसा दिखता है कि धूल के कण आ रहे हैं, दिखता है नहीं? तब जब वहाँ देखोगे अरे बहुत गंदगी आई जा रही है, गंदगी आ नहीं रही है, वो
वो आपके इसी रूम में है, बस फर्क इतना है वो लाइट आ रही है डायरेक्ट उस पर, तो वो कण घूमते हुए आपको दिख रहे हैं। प्रकाश नहीं वो कण लेके आ रहा है, कण यहीं घूम रहे हैं, बस लाइट पड़ी है तो वो कण दिखने लगे। टार्च का फोकस मारिए, कुछ दिखते हैं घूमते हुए, तो वो कण यहीं अवेलेबल हैं, और जब हमने प्रकाश डाला है तो वो कण हमको दिखने लगे हैं। इस चीज़ को टिंडल ने बताया। अब टिंडल ने किया क्या, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक अंधेरा कमरा ले लिया, बिल्कुल बंद, समझ रहे हैं, एक बिल्कुल बंद अंधेरा कमरा लिया। अंधेरे कमरे से मतलब है बिल्कुल प्रकाश प्रकाश नहीं था वहाँ पर, या ब्लैक पॉलिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्टिक्स के कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं लाइट के, तो उसको डार्क रूम बोलते हैं, ब्लैक रूम। उसमें क्या होता है, कमरा होता है पूरा, उसकी सारी दीवारें बिल्कुल काली होती हैं, बिल्कुल अंदर से होता है, उसमें लाइट के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो डार्क रूम होता है। तो मान लीजिए आपने डार्क इसको कर लिया। अब इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए। एक यहाँ पे हल्का सा छिद्र बनाया, ठीक है, और इसमें क्या भरा, वास्तविक विलयन भरा। वास्तविक विलयन समझते हो, इसमें विलय और विलायक के कण समान होते हैं, मतलब कणों में कोई अंतर नहीं होता है, क्या कहलाता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। अब जब उसमें कोई कण ही अलग नहीं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक बार इसमें वास्तविक विलयन भरा, प्रकाश पास कराया, तब उन्होंने देखा कि प्रकाश को कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गया, आया होगा कहीं सीधे निकल गया। क्यों, क्योंकि जब सारे एक साइज के हैं तो हमको कहाँ दिखेगा, कुछ दिखेगा, हमको अंतर तो तब दिखता है जब गड़बड़ होती है, कुछ ऊंचा नीचा या कुछ हो, कोई घर बन रहा हो, बिल्कुल स्मूथ बराबर बने, कुछ कमी दिखेगी नहीं दिखेगी। अब पता चला मिस्त्री बना रहा था, ऐसे स्लेब डाल दी, अब दूर से ही दिख रहा है सब टेढ़ा है, थोड़ा सा जो आ रहा है ये टेढ़ा बन रहा होगा, अब है गलती वो, लेकिन लग रहा है टेढ़ा। यानी कहने का मतलब जब इक्वल साइज होता है सबका तो नहीं पता चलता है, जब डिफरेंट होगा तभी पता चलेगा। कक्षा 5 के बच्चे बैठे हो इतने छोटे छोटे से, उसमें कोई इतना लंबा आ जाए बैठ जाओ, तो आदमी उसी को देखेगा, उसी से पूछेगा इसी क्लास में हो, बाकी से नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि पता है वो नहीं है। तो जो डिफरेंट होगा उस पर हमको फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ पर सारे पार्टिकल्स कैसे थे, एक जैसे, चाहे वो विलय हो चाहे वो विलायक हो, कणों में कोई आकार ही नहीं था। लाइट आई सीधे निकल गई, कोई रास्ता ही नहीं दिखा उसको। अब उन्होंने क्या किया, इसके बाद इसी कमरे में उस विलयन को निकाल कर कौन सा विलयन भर दिया, कोलाइडी विलयन भर दिया। अब जब इसको चेक किया गया तब ये देखा गया कि यहाँ से जब प्रकाश गुजरा तो कोलाइडी विलयन के तो अलग अलग होंगे, तो बड़े होते हैं थोड़े बहुत। अब मान लो कहीं यहाँ पड़ा तो लाइट पार करके तो निकल नहीं जाएगी भाई, कुछ मुड़ेगी ही, अब इसको पार करके तो निकलेगी नहीं, या तो ऊपर या तो नीचे। अब पता लगा फिर यहाँ पे एक पड़ गया, फिर नीचे खिसकी, तो एक क्या हो गया, रास्ता सा दिखाई पड़ा, एक पथ दिखाई पड़ा, ठीक है। वो पथ कुछ ऐसा था, यहाँ से जब लाइट प्रवेश करी तो इसमें जब कोलाइडी विलयन भरा तो एक शंकु के रूप में, यहाँ से जब देखा तो क्या मिला, प्रकाश लाइट भी मारी थी, तो यहाँ से मान लीजिए इतने हिस्से गई, तो ये एक इस तरह का शंकु सा स्ट्रक्चर, कोन, समझ रहे, शंकु जैसा दिखाई पड़ा। आप कभी देखिएगा अंधेरा कमरा हो, लाइट आ रही हो तो उसमें यही स्ट्रक्चर दिखता है, धूल आ रही होती है, यहाँ से मान लो धूल घुस रही है तो ऐसे दिखेगी, दिखती है। कभी देखिएगा, टार्च का फोकस मार के देखिएगा, सीधा जाता है कभी नहीं, फैलता हुआ, आगे फैल गया इतना ज़्यादा, ये आगे जा ही नहीं रहा है। लेज़र होती है, लेज़र में प्रकाश फैलता नहीं है, बहुत दूर तक जाता है, इसमें प्रकाश फैल गया, वहीं का वहीं थोड़ी दूर गया और रुक गया। तो ये इस तरह का एक मोशन होता है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। इस घटना का अध्ययन किसने किया, टिंडल ने किया। अब जिसने किया है उसका नाम तो आना ही है, हाँ टिंडल वैज्ञानिक थे, ठीक है। टिंडल जो थे एक साइंटिस्ट थे। अब उन्होंने क्या किया, ये एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में जब देखा तो ये जो पथ था इसका कैसा दिखा, शंकु आकार दिखा, तो इस शंकु को टिंडल शंकु कहा जाता है और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। समझ पाए नहीं समझ पाए। टिंडल ने क्या लिया, एक अंधेरा कमरा लिया, 2 एक्सपेरिमेंट किए, कौन कौन से,
एक बार कौन सा विलेन भरा? वास्तविक विलेन भरा, उसमें से प्रकाश गुजारा, तो किसी भी तरह का कोई मूवमेंट, कोई रास्ता कुछ दिखाई नहीं पड़ा। फिर उन्होंने उसी में क्या भरा? कोलाइडी विलेन भरा, फिर प्रकाश गुजारा, तो देखा कि जो प्रकाश था बिल्कुल सीधे नहीं गया, वो हल्का सा मुड़ा मुड़ाया, और कैसे फॉर्म में निकला जाके? एक शंख यानी कोन, ऐसे कौन समझते हैं? बर्थडे वाली टोपी कौन होती, वो चने वाला बना के देता है, ऐसे ऐसे देखा है कागज में एकदम, कौन सा, वो क्या है? कौन, शंख। उस तरह का एक स्ट्रक्चर जो ऐसे यहाँ से हो और फैलता चला जाए। देखिए यहाँ से फैलता चला गया, एक शंख जैसा स्ट्रक्चर मिला, जिसको इन्होंने अपने नाम पर ही क्या कहा? टिंडल शंख कहा, और इस पूरी की पूरी घटना को टिंडल प्रभाव कहा गया। जबकि है कैसा प्रभाव? प्रकाशिक प्रभाव ही तो है, प्रकाश का प्रभाव है। तीसरी चीज आती है वैद्युत प्रभाव। कितना टाइम हो गया? ठीक है, ये देखिए वैद्युत प्रभाव, जल्दी से इनको समझ लीजिए दोनों को, तो कल दिखाना हो जाएगा। वैद्युत प्रभाव, अब वैद्युत प्रभाव का मतलब है कोलाइडी कण है, चार्ज्ड होते हैं, आवेश होंगे, आवेश युक्त, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो जब हम उसमें वैद्युत प्रवाहित करते हैं तो आपको पता है आवेश प्लस वाला माइनस की तरफ भागेगा, माइनस वाला प्लस की तरफ भागेगा। तो इस तरह से देखा गया कि जब कोलाइडी विलेन होता है उसमें वैद्युत प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी कण जो उसके होते हैं, कण जो होंगे, धनावेशित कण माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, ऋणावेशित कण प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? वैद्युत कण संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत कण संचलन। ये दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैद्युत धन कण संचलन, ऋण कण संचलन। ऋणात्मक चल रहे हैं ऋण कण संचलन, धनात्मक कण चल रहे हैं धन कण संचलन। अगला कौन सा? भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब उसका आकार वकार में बताना है। तो इसमें दो चीज़ आती हैं, दृश्यनीयता और फिल्टरनीयता। मतलब अगर हम फिल्टर पेपर ले लें, देखा होगा आपने, फिल्टर पेपर से इसको पार कराइए तो क्या असर दिखाई पड़ेगा? आँखों से देखें तो हमें क्या अलग अलग पार्टिकल दिखाई पड़ेंगे कि नहीं दिखाई पड़ेंगे? ये गुण इनके दृश्यनीयता और फिल्टरनीयता हैं, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे डिटेल से कल बताएंगे इसके बारे में।